डीएवी क्लास 7 का थर्ड चैप्टर केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब पार्ट 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंजेज। तो केमिकल चेंजेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। In the previous class, we have learned that substances can undergo different types of changes. पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्सटेंसेस में बहुत तरह के चेंजेस हो सकते हैं। We have also learned that these changes may be slow or fast, reversible or irreversible, physical और chemical. हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो चेंजेस होंगे स्लो हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं या इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात आती है कि फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है। तो देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आपने बर्फ़ को पिघला दिया तो ये फिजिकल चेंज है, उसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं बन रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल एक केमिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है, लेकिन जब आप गिलास को तोड़ देते हो तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, उसी तरह कुछ चेंजेस जो हैं स्लो चेंजेस हैं, फास्ट चेंजेस हैं, रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन फिजिकल चेंजेज द सब्सटेंसेस में अंडरगो ए चेंजेज इन इट्स फिजिकल स्टेट, शेप, साइज और कलर। मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंजेज में केवल उसका स्टेट में चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से वेपर बन गया। या तो शेप चेंजिंग होता है, जैसे आइस को आपने तोड़ दिया, शेप चेंज हो गया। साइज चेंजिंग होता है, जैसे बलून है, बलून में आप हवा भर दिए तो उसका साइज चेंज हो गया। या तो फिर कलर में भी चेंजिंग हो सकता है। बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन एक केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज ए सब्सटेंस चेंजेज इनटू अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से बन जाता है। जैसे कोयला, जिसे हम लोग कोल कहते हैं, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, राख बन जाता है, तो यह कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, when suitable substances are mixed in appropriate amounts, they may undergo chemical interaction resulting in the formation of a new substance. कहता है यदि कोई सुटेबल सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस मान लो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, इसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिक्स करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है वाटर। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इससे बनता है HCl। इसको हम लोग बैलेंस भी कर देते हैं, जैसे H2HCl हो गया, H2H2 हो गया, तो यहाँ 2H2 हो गया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो देखो ये जो है ना, ये नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जो है वो वाटर में शो नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जहाँ जलने में हेल्प करता है, वहीं पर हम लोग वाटर से आग को बुझाने का काम करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बनता है, इसका भी प्रॉपर्टी। ये जो लेफ्ट साइड है इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, इससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और जो राइट साइड होता है, यहाँ ये रिएक्टेंट्स है, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। उसी तरह आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर एंड एयर, जो लोहे होते हैं, लोहे उसको हम लोग नमी में और हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जंक लग जाता है।
ये भी क्या है, जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। और कॉपर जो होता है, जब वो हवा में रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन सब्सटेंस बन जाता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। लकड़ी जो जलाते हैं, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और गैस का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ए केमिकल चेंज causes one substance to change into another। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वन सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जैसा मैंने कहा, सब्सटेंसेस विच अंडरगो ए केमिकल चेंज इन ए रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। तो जो ये जो लेफ्ट साइड आप जो देखते हो ना, जिससे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, उसे हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो फॉर्म होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स को हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं और उसके बाद हम लोग एरो दिखाते हैं और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। वी हैव लर्नड अबव, हम लोग ऊपर में सीख चुके हैं दैट केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अप्रोप्रिएट सिंबल्स। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl, नाइट्रोजन के लिए N, ये सब सिंबल्स हैं। A chemical reaction occurring between different substances can also be represented by using appropriate symbols and formula। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग जो ये देखो कार्बन का सिंबल है, O ऑक्सीजन का सिंबल है, तो इसके बीच जो रिएक्शन हो रहा है ये भी हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये देखो इस सिंबल से, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो हम लोग ये सभी जो है ये केमिकल इक्वेशन है। तो बात आती है केमिकल इक्वेशन में क्यों लिखते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। इसे लिखने से ये फ़ायदा होता है कि हम लोग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अदरवाइज हम लोग लिखते हैं कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये बहुत समय लेता है। लेकिन जिस तरह हम लोगों ने लिखा है ये बहुत ही आसान से लिखा जा सकता है। हम लोग जैसा मैंने बोला कि लेफ्ट साइड जो होता है रिएक्टेंट्स होता है, राइट साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, और एरो साइन दिखाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है बच्चे, अब देखो द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज रिटन इन ब्रैकेट अलॉन्ग विद देयर सिंबल। कहता है ये देखो यहाँ एस लिखा हुआ है, यहाँ जी लिखा हुआ है, यहाँ भी जी लिखा हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है। और एल, तो इसमें एस इज यूज टू डिनोट सॉलिड स्टेट। एस से हम लोग सॉलिड स्टेट को डिनोट करते हैं, एल से लिक्विड को डिनोट करते हैं, और जी से गैस को डिनोट करते हैं। ए क्यू कहता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर, मतलब एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन वाटर में, उसको एक्वस से सॉल्यूशन करते हैं, एक्वस। फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ए केमिकल इक्वेशन एज फॉलो। इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन हुआ। अब बात आती है बैलेंस करना। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं, जो तराजू तोलने का होता है, हम लोग जो देखते हैं बैलेंस हो गया मतलब सही हुआ, किसी तरफ भी झुकती नहीं रहा, तो उसी तरह बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग। एक केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन जब भी हम लोग लिखते हैं
तो बैलेंस होना चाहिए। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब देखो, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, वाटर का वाटर में हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं हुआ। इसे बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे H2 प्लस O2। अब देखो H2O, बहुत अच्छी बात है, एक बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन इधर है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है जबकि यहाँ 2 है। आप यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ये उसका केमिकल फार्मूला है। आप लेफ्ट साइड में 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, वही कर सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है, तो मैं इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ऑक्सीजन बराबर हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम। लेकिन एक नई समस्या आ गई। अब हाइड्रोजन इधर बढ़ ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ हाइड्रोजन का 4 एटम। चूँकि ये दोनों के लिए इससे के साथ मल्टीप्लाई है, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ। अब मैंने देखो यहाँ 2 कर दिया। अब देखो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। बैलेंस इक्वेशन हुआ कि नहीं? उसी तरह देखो कार्बन और ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको मैंने बैलेंस किया। हाइड्रोजन का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, यहाँ HCl का है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन हम लोग कहते हैं। ये प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे बैलेंस हम लोग करते हैं। ये केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, हाँ बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस इक्वेशन इज दैट, बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element are the same on both sides of the equation, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम हो। इन ऑर्डर टू बैलेंस, बैलेंस करने के क्रम में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उसका नंबर ऑफ एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट चेंज। मतलब क्या है, दोनों तरफ जो है उसमें केमिकल फार्मूला हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन स्टीड ए सुटेबल कॉफिशिएंट नंबर इज रिटेन बिफोर द फार्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब फार्मूला के पहले यदि H2SO4, आप देखो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, आप यहाँ कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। इधर आप कुछ भी टच नहीं कर सकते हो, इट इज नॉन टचेबल। अंडरस्टूड? अब देखो, अब आप देखो, ये हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। अब यहाँ देखो, फॉर द टीचर गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सिंपल इक्वेशंस लाइक। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ये आपको बैलेंस करना है। जैसे फर्स्ट में क्या है, नहीं मैं लिखूंगा Na प्लस Cl2, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोरीन, और यहाँ हो गया सोडियम क्लोराइड, H2SO4 प्लस NaOH बनाया NaSO4 प्लस H2O। अब देखो, इसे हम लोग को बैलेंस करना है। मैंने बताया था कि जो लेफ्ट साइड होता है रिएक्टेंट्स होता है, राइट साइड होता है प्रोडक्ट्स होता है। यहाँ देखो क्लोरीन, सोडियम का 1 एटम है, यहाँ सोडियम का 1 एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन का यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 एटम, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन नई समस्या आ गई कि सोडियम यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 ही था। चलो मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सोडियम क्लोराइड, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सोडियम सल्फेट बनाया, सोडियम सल्फेट Na2SO4।
अब यहाँ देखो H2 है। अब इसे हम लोगों को बैलेंस करना है। तो दिक्कत क्या हो रही है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ देखो सोडियम 2 है, यहाँ एक है, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, सल्फेट एक है, यहाँ भी सल्फेट है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, यहाँ हो गया 2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसी तरह आपको बैलेंस करने सीखना है, छोटे छोटे रिएक्शंस जो तुम्हारे किताब में दिए हैं उसे करना है। तो ठीक है बच्चे, आज हम लोग यहीं रखते हैं। आने वाला जो पार्ट होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आएगा, आसानी से आप सीख जाओगे, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन आपको लर्न करना है। तो आज हम लोग यहीं पर इसको एंड करते हैं इस वीडियो को, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे। और अपना फीडबैक हमको दें ताकि हम जानें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझ में कैसे क्या सुधार करूं कि आपको और अच्छे ढंग से समझा पाऊं। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।